जैसे कि अभी आज हमारी यहाँ एक मीटिंग हुई है, जो हमारी प्राइवेट बस ऑपरेटरों को समस्याएं आ रही थी उसके रिगार्डिंग 17 जुलाई को भी एक मीटिंग हुई थी हमारी नगरोटा बगुआ में, और हमने सरकार को उस समय भी लिखित व मौखिक रूप से भी अवगत करवाया था कि हमारी ये समस्याएं हैं, परंतु सरकार ने उसके ऊपर कोई भी अमल नहीं किया। विडंबना देखिए सरकार की, सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हमने प्रदेश में रोजगार के संसाधनों का सृजन करना है और लोगों को रोजगार देना है, परंतु दूसरी तरफ जिन लोगों ने, प्रदेश के ही लोगों ने, जहां लोगों को एक बस सुविधा भी दे रहे हैं और रोजगार भी लोगों को दिया हुआ है प्रदेश के लोगों को, और उसके साथ करोड़ों रुपया सरकार को टैक्स के रूप में अदा कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि उनके व्यवसाय को बचाने के लिए सरकार कुछ भी नहीं करे, उल्टा एक तरफा नीतियां बना रही है। जैसे कि पिछले साल ही सरकार द्वारा प्रदेश में महिलाओं को 50% किराए की छूट दी गई थी। इस संदर्भ में हमने कई बार सरकार को लिखित व मौखिक रूप से भी अवगत करवाया, सरकार से मिले कि सरकार ने तो एचआरसी को कंपनसेट करने के लिए बजट में 350 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया, परंतु जो नुकसान निजी बस ऑपरेटरों को इससे हो रहा है सरकार के इस गलत फैसले से, निजी बस ऑपरेटरों को कंपनसेट करने के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। आज स्थिति ऐसी बनी हुई है निजी बस ऑपरेटरों की कि वो अपने कारोबार को छोड़ने के लिए विवश हो रहे हैं, जिससे एक तो इस प्रदेश का जो रोजगार है वो भी छिनेगा, क्योंकि हमारी बसों के ऊपर बहुत से लोग आश्रित हैं, जैसे ड्राइवर, कंडक्टर, डीजल। सरकार को हम प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कई टैक्सेस पे कर रहे हैं। सरकार ने हमारा जो पहले न्यूनतम जो किराया था वो 7 रुपये था। सरकार की विडंबना देखिए, सरकार ने पहले क्या किया कि जो डीजल के रेट थोड़े कम किए और हमारा न्यूनतम किराया कितना 5 रुपये कर दिया। जबकि आप पूरे देश में जाएंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी प्रदेश में 10 रुपये से कम न्यूनतम किराया है ही नहीं। और जबकि हमारी जो रनिंग कॉस्ट है हिमाचल की, पहाड़ी एरिया है जहाँ रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो हमारा 5 रुपये कर दिया। उसके बाद सरकार को देखिए, नई सरकार आई, सरकार ने डीजल के दाम बढ़ा दिए 6 रुपये। उसका यदि टोटल कॉस्ट की जाए तो हज़ारों रुपये का प्रतिमाह जो है निजी बस ऑपरेटर के ऊपर लोड पड़ गया। एक तरफ आप किराया कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको क्या नाम डीजल के रेट बढ़ा रहे हैं, तो निजी बस ऑपरेटर कैसे सर्वाइव करेगा। तीसरी बात, अभी एक नया हमें समाचार पत्रों से एक नया फरमान सरकार ने जारी किया, जैसे कि हमें निजी बसों उससे समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि सरकार जो है निजी बस ऑपरेटरों के रूट परमिट पर को प्रतिबंधित करने जा रही है ट्रांसफ़र के लिए। ये एक बहुत बड़ा मतलब घात होगा निजी बस ऑपरेटरों के ऊपर, क्योंकि जब निजी बस ऑपरेटर अपना व्यवसाय शुरू करता है तो स्टार्टिंग में कई साल उसको अपनी जेब से खर्च करके उस रूट को चलाना पड़ता है। यदि किसी कारणवश या कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि वो उस कारोबार को नहीं करना चाहता, तो वो उस रूट को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देता है। उसको ये आशा रहती है कि जो उसने निवेशित पूंजी है उसमें कम से कम कुछ तो उसको अर्जित हो जाएगा, जो रिकवरी हो जाएगी। परंतु ये सरकार का जो फैसला है ये गलत है, और जहां उपस्थित जितने भी सदस्य थे उन्होंने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है तथा सरकार से लिखित रूप में हम प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेज रहे हैं, और आपके माध्यम से भी ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि ऐसा कदम मत उठाना। ये हमारे निजी बस ऑपरेटर हैं, इससे पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएंगे और हमें मजबूरन जो है आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, तो सरकार ऐसा ना करे। तीसरी, जैसे प्रधान महोदय जी ने अभी कहा है कि हमारी सीटिंग कैपेसिटी की एक प्रॉब्लम है। कम से कम 3 साल से, पिछले 3 सालों से सीटिंग कैपेसिटी नहीं कम हुई। हम क्यों करवाना चाहते हैं सीटिंग कैपेसिटी? हमारी मजबूरी है। हम 6 सिलेंडर को 4 सिलेंडर में लाना चाहते हैं। कोरोना के बाद जो पैसेंजर व्हीकल है उसकी बहुत बुरी हालत बन गई है। जो हमारी स्टेज कैरेज बसें थी उसमें सवारी नहीं रही। अब इतनी बिना सवारी के इतनी बड़ी बसों को हम कैसे चलाएंगे? उसका खर्चा हम वहन नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण हम बार बार सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं, कई बार आवेदन किया गया, हमारे सैकड़ों जहां ऑपरेटर हैं वो मजबूरी में चला रहे हैं और घाटे में चला रहे हैं। तो हमारी आपके माध्यम से ये निवेदन रहेगा सरकार से कि इस विषय को गंभीरता से लें, और जितने भी हमारे ऑपरेटरों ने सीटिंग कैपेसिटी कम करने के लिए आवेदन किए हुए हैं उसको गंभीरता से लेते हुए जल्द उनको राहत दी जाए।
धन्यवाद। सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती तो आगे क्या होगा? यदि सरकार नहीं मानती है तो हमारे पास विकल्प हैं। पहला तो हमारा विकल्प है आपके माध्यम से सरकार को अवगत करवाना, और निजी रूप से भी हम मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट मंत्री से ही मिलेंगे, माननीय जो हमारे सीएम साहब हैं सुखविंदर सुक्खू जी, उनसे भी हम मिलेंगे, उनके पास हम ये समक्ष रखेंगे जी। और यदि नहीं हुआ तो हमारे पास दूसरे दो विकल्प हैं, एक न्यायालय का और दूसरा जो है आंदोलन का। वो हमारी मजबूरी होगी और उसमें सारी जो जितनी भी जिम्मेवारी होगी वो प्रदेश के उच्चाधिकारियों की और सरकार की होगी, उसमें हमारा कोई भी दोष नहीं होगा, क्योंकि हमने करोड़ों रुपए के कर्जे लिए हुए हैं। आज हमारी स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है और सरकार मूक दर्शक बन के देख रही है। बार बार हम एक विषय को सरकार के आगे रखते हैं 10 बार। हैरानी की बात होती है, सरकार को तो एक बार जो टैक्स पे है उसकी बात तो एक बार रखे तो उसी समय सुननी चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार मूक दर्शक बन के हमारा जो बर्बादी का जनाजा है उसको देखना चाह रही है। आज हम जिला कांगड़ा प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन के सभी पदाधिकारी जो कि बैकुंठ होटल में एक मीटिंग पे उपस्थित हुए हैं। इसमें हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो बस के चलाने में, संचालन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके बारे में हमने गहन विचार करके ये निकाला है संघर्ष का निष्कर्ष जो निकाला है। उसमें पहला मुद्दा हमारा जो 50% किराया जो HRTC में महिलाओं के लिए गवर्नमेंट द्वारा रियायत दी गई है, उसके लिए हमने एक ये मुद्दा जो है, इसके लिए ज्वलन मुद्दा जो है वो सबसे सामने आया हुआ है। और दूसरा जो कि 87(1)(c) में जो टेम्परेरी परमिट दे के सरकार हर ऑपरेटर को उसके आगे और पीछे स्मेच चला के या बस चला के डैमेज कर रही है, ये मुद्दा भी जो दूसरा मुद्दा जो है वो सामने आया है। एक पीछे हमारे 12 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, उसमें तकरीबन हमारे कांगड़ा के 40% लोगों ने सीटिंग कैपेसिटी जो बड़ी बस को छोटी करने के लिए आवेदन दिए थे, लेकिन अभी हमें को अवगत हुआ है कि उस बैठक में किसी भी ऑपरेटर का जो सीटिंग कैपेसिटी कम नहीं हुई है। ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, क्योंकि बड़ी बस चलाना अत्यंत मुश्किल है। तेल और डीजल के दाम जो हैं वो इस टाइम आसमान छू रहे हैं और गाड़ी चलाना और किस्त निकालना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। और हमारा जो चौथा मुद्दा है कि जो हम RT ऑफिस में जब जाते हैं, कि हमारे ऑपरेटर जहाँ पे जो कि हमारे आगे मुद्दा रखा है कि समय सारणी की बैठक में जब नई गाड़ी चलाई जाती है तो पहले बैठक होनी चाहिए, उसके बाद ही परमिट जो है वो इशू होना चाहिए। पर यहाँ पे इससे उल्टा है कि जब कहीं पे पब्लिक डिमांड आती है तो वो गाड़ी पहले चल पड़ती है, उसके बाद उस ऑपरेटर के कहने पे भी वो जो गाड़ी है उसको ना आगे किया जाता है ना पीछे किया जाता है। उससे वो बेचारा ना SRT दे पाता है और ना किस्त दे पाता है, उससे वो गाड़ी जो है वो फेल हो जाती है और उसका जो सिर पे कर्जा है उसके लिए उसको अपना ज़मीन और मकान जो है वो बेचना पड़ता है। ये जो मुद्दे हैं, इनके लिए हमने यहाँ पे रणनीति बनाई है। पहले तो हम कल सरकार को DC महोदय और परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार को भी भेजेंगे। उसके बाद हम अगर नहीं हुआ तो आगे की रणनीति बनाएंगे। अगर सरकार जो है वो इन मुद्दों के ऊपर हमारा जो भी गहनता से विचार करके हमारे पक्ष में फैसला देती है तो ठीक है, नहीं तो हम 2024 के आने वाले इलेक्शनों में हमको इसके विचार करना पड़ेगा कि जो ऑपरेटर्स हैं उनके हित के लिए जो सरकार हमको रिलीफ देगी उसी का हम साथ देंगे। आज हम एकत्रित हुए हैं सभी ट्रांसपोर्टर जो उनको समस्या आ रही है। दिन प्रतिदिन जो है ट्रांसपोर्टरों को सरकार जो है समस्या अवगत करा रही है। सबसे पहली हमारी समस्या ये है कि जब भी केंद्रीय सरकार जो तो डीजल बढ़ाती थी तो हमारी जो अपोजिशन सरकारें थी वो हल्ला बोलती थी कि डीजल इतना बढ़ गया। अब 6 रुपये जो है स्टेट गवर्नमेंट ने जो है डीजल बढ़ा दिया है, वो हमारा जो न्यूनतम किराया है वो उसको नहीं बढ़ा रही है, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी राज्य है उनमें 15 से 12 रुपये जो है न्यूनतम किराया है। दूसरी मेरी मांग सरकार से ये है कि जो इन्होंने महिलाओं को 50% किराया किया हुआ है, जो पठानकोट हमारी बसें जाती है वहाँ पर वो 50% महिलाओं को जो डिस्काउंट दे रही है, लेकिन जो बाहरी स्टेट में जा रही है उनमें नहीं दे रही है। तो जो हमारा पठानकोट पड़ता है वो पंजाब स्टेट में पड़ता है, तो वहाँ पे भी जो है वो पूरा किराया सरकार ले और ट्रांसपोर्टरों के साथ धोखा ना करे। धन्यवाद।